हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड, मानव व्यवहार के आधार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस। उसमें हमने नर्वस सिस्टम देखा है, एंडोक्राइन सिस्टम देखा। आज हम देखेंगे कि आनुवांशिकता क्या है, जीन और व्यवहार। हम अपने माता पिता से विशेषताएं उत्तराधिकार में जीन के रूप में पाते हैं। एक बच्चा अपने जन्म के समय अपने माता पिता से प्राप्त जीन के विशिष्ट संयोजन का धारक होता है। यह उत्तराधिकार व्यक्ति के विकास को जैविक नक्शे यानी ब्लूप्रिंट और समय सारणी प्रदान करता है। अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। बच्चे का एकल बच्चे का जन्म जो है एकल युग्मनज कोशिका से प्रारंभ होता है, एक जाइगोट से सेल से प्रारंभ होता है और माता का जो अंडाणु पिता के शुक्राणु से निषेचित होकर एक जाइगोट कहलाता है। यह एक अत्यंत छोटी कोशिका होती है जिसके मध्य में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि क्रोमोसोम्स होते हैं। सभी जीन के साथ ये गुणसूत्र माता-पिता के से बराबर संख्या में वंशानुगत आते हैं। फिर आता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र शरीर के आनुवांशिक तत्व होते हैं कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो होता है। ये गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में होते हैं। इनकी संरचना धागे जैसी और जोड़े वाली होती है। प्रत्येक केंद्रक में प्रत्येक न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की संख्या पृथक किंतु प्रत्येक जीवित प्राणी में स्थिर होती है। युग्मक कोशिकाओं में शुक्राणु और अंडाणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं किंतु ये जोड़े में नहीं होते और एक शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु कोशिका से मिलने के लिए एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। मिलने से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। कंसेप्शन के समय जीव माता पिता से 46 क्रोमोसोम वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, 23 माता से और 23 पिता से। इनमें से प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों जीन होते हैं। पिता की शुक्राणु कोशिका माता की अंडाणु कोशिका से एक महत्वपूर्ण पहलू में भिन्न होती है। शुक्राणु कोशिका का 23वां जो क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स और एक वाई होता है और जबकि यदि एक्स की तरह की शुक्राणु कोशिका अंडाणु कोशिका का निषेचन करती है तो निषेचित अंडाणु कोशिका में जो 23वां पेयर होता है जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो संतान स्त्री होगी। और दूसरी ओर यदि जो मेल का वाई क्रोमोसोम है और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम है उससे निषेचित होता है तो वो मेल होगा बच्चा। गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमोसोम है मुख्यतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए नामक पदार्थ से बने होते हैं। हमारे जीन मुख्यतः डीएनए अणुओं से बनते हैं। वे दो जीन जो प्रत्येक लक्षण के विकास को कंट्रोल करते हैं एक स्थान पर स्थित होते हैं। अर्थात गुणसूत्र के एक विशेष जोड़े से प्रत्येक गुणसूत्र पर एक जीन स्थित होता है। इसका अपवाद है कि लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है। अब बात आती है कि जीन क्या होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में हजारों आनुवांशिक निर्देश जीन के रूप में होते हैं। जीव के विकास का अधिकांश भाग ये जीन निर्धारण करती है। इनमें विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने के निर्देश होते हैं जो शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाएं और जीव के दृश्य प्रारूप गुणों की अभिव्यक्तियों को नियमित करते हैं। जीव के व्यक्त गुणों का दृश्य प्रारूप फिनोटाइप कहलाता है। जो चीजें विजुअली रूप से हम देख पाते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे कि किसी की शरीर की बनावट है तो ये चीजें आती हैं उसकी फिनोटाइप में। और जो आनुवांशिक सामग्री के द्वारा बच्चों में हस्तांतरित होते हैं जो गुण उन्हें जीनोटाइप कहा जाता है। सभी जैविक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो एक आधुनिक मानव में होती हैं वे उत्तराधिकार में प्रारूप जीन प्रारूपों के गुणों के फलस्वरूप होती हैं। इनमें दृश्य प्रारूप गुणों के कारण भिन्नताएं होती हैं। एक निश्चित जीन कई विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में जीवित रह सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को जीन की क्रिया का म्यूटेशन कहा जाता है। अगर जीन में चेंजमेंट आ जाता है तो वो जीन म्यूटेशन कहलाता है। जिस प्रकार का उत्परिवर्तन प्रकृति में स्वाभाविक रूप से होता है उसी से जीन प्रारूप में विभिन्नताएं आती है और नई प्रजातियां के विभिन्न जो नई प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति होती है। उत्परिवर्तन या जो म्यूटेशन है की प्रक्रिया नए जीन को पुराने उपस्थित जीन से पुनः संयोजन के अवसर प्रदान करती है। जीन संरचना का यह नया संयोजन पुनः पर्यावरण में परीक्षण के लिए रखा जाता है। जो जीन प्रारूप पर्यावरण में सर्व उपयुक्त होते हैं उन्हें छांट लिया जाता है।
जो ज़्यादा सूटेबल लगते हैं उनको छाँट लिया जाता है। फिर आता है सांस्कृतिक आधार, व्यवहार का सामाजिक सांस्कृतिक निरूपण, यानी कि जो कल्चरल बेसिस है उसके बारे में। व्यवहार के जैविक के आधार को पढ़ने के बाद आपका यह विचार बन गया होगा कि हमारे कई व्यवहार अंतःस्रावी से प्रभावित होते हैं, तो कई अन्य व्यवहार प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं के कारण, यानी कुछ तो जैसे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड होते हैं। तथापि हार्मोन और प्रतिवर्त हमारे समस्त व्यवहार के कारणों की व्याख्या नहीं करते। हार्मोन मानव कायिकी को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु वे पूर्ण रूप मानव व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते। इसी प्रकार रूढ़ धारणा यानी जो स्थिर प्रारूप है, जो किसी भी प्रतिवर्त को सबसे विभेदकारी गुण है, अधिकांश मानव अनुक्रियाओं में दिखाई नहीं देता। यह तर्क देने के लिए कि हमारा व्यवहार जानवरों के व्यवहार से अधिक जटिल है, हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उदाहरण ले सकते हैं। इस जटिलता का एक प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य के व्यवहार को नियमित करने के लिए एक संस्कृति है, जो जानवरों में नहीं है। आइए एक मूल आवश्यकता जैसे भूख को ले लेते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि इसका जैविकीय आधार है जो मनुष्य और जानवरों में समान है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य द्वारा इस आवश्यकताओं को सेटिस्फाई किया जाता है, वह अत्यंत जटिल है। उदाहरण के लिए कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं। फिर कैसे शाकाहारी और मांसाहारी बने? कुछ शाकाहारी अंडा खाते हैं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? सोचने की कोशिश कीजिए, और जो लोग खाना खाने के विषय में इतना डिफरेंट टाइप का बिहेवियर कैसे करने लगे। यदि आप और खोज करेंगे तो पाएंगे कि भोजन करने के तरीके में भी सच में डिफरेंस पाए जाते हैं। कोई चम्मच से खाता है, कोई हाथ से खाता है, कोई मतलब छुरी की मदद से खाता है। ऐसे काम व्यवहार को भी एक अन्य उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। हमें पता है कि इस व्यवहार में मनुष्यों और जानवरों में अंतःस्राव और प्रतिवर्ती क्रियाएं समान रूप से होती हैं, जबकि जानवरों में काम व्यवहार काफी सरल और प्रतिवर्ती होता है। सभी जानवर लगभग एक ही प्रकार के काम व्यवहार करते हैं। मनुष्य में जितना जटिल है कि इसके प्रतिवर्ती बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मानव काम व्यवहार में साथी का चुनाव एक मुख्य विशेषता होती है। चुनाव का यह आधार विभिन्न समाजों में विभिन्न होता है और एक ही समाज में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मानव काम व्यवहार कई नियमों, मानकों, मूल्यों और कानूनों से कंट्रोल होता है। मतलब कैसे-कैसे जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या ऐसे नॉर्म सेट किए गए हैं, वहाँ कैसे लॉ बनाए गए हैं, उससे रेगुलेट और कंट्रोल होता है। तथापि इन नियमों और मानकों में भी लगातार चेंजमेंट होते रहते हैं। ये उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को समझने में केवल जैविक कारक ही महत्वपूर्ण कि हमारी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, बल्कि हमारे जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जीव वैज्ञानिकों द्वारा जो मानव प्रकृति बताई गई है, उससे कहीं भिन्न मनुष्य का स्वभाव होता है। जैविक और सांस्कृतिक शक्तियों की परस्पर क्रिया के द्वारा मानव प्रकृति विकसित हुई है। इन्हीं शक्तियों ने हमें कई तरह से समान और अन्य तरह से भिन्न बनाया है। संस्कृति यानी कि जो कल्चर है हमारा, तो उसका क्या कंसेप्ट है कल्चर का? आपने पढ़ा है कि मानव व्यवहार को उसके सोशियो कल्चरल संदर्भ में ही जिसमें वह घटित होता है समझा जा सकता है। मानव व्यवहार मूलभूत रूप से सामाजिक होता है। इसमें दूसरे अन्य लोगों के साथ संबंध, उनके व्यवहार के प्रति प्रतिक्रियाएं, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई असंख्य चीजों से हमारे आबंध शामिल होते हैं। यद्यपि कई अन्य प्राणी भी हमारी तरह सामाजिक होते हैं, किंतु कुछ मनुष्य सांस्कृतिक भी होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक होने का क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें संस्कृति का अर्थ समझना होगा कि भाई कल्चर होता क्या है। एकदम सरल भाषा में हम कहें तो संस्कृति का तात्पर्य पर्यावरण में मानव निर्मित भाग से है। इसमें बहुत से लोगों के व्यवहार के साथ साथ हमारे अपने व्यवहार के विभिन्न उत्पाद शामिल होते हैं। ये उत्पाद भौतिक वस्तुएं, जैसे हम कैसे औजार बना रहे हैं, कैसे मूर्तियां बना रहे हैं, या हमारे कोई विचार हो सकते हैं। किसी चीज को लेकर हमारे कैसे विचार है, क्या हमारी रूढ़िवादिता है, या फिर जो कोई सामाजिक संस्थान है कि हम स्कूल में कैसा मतलब भूमिका निभा रहे हैं, मंदिर में कैसे भूमिका निभा रहे हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं। हम उन्हें लगभग हर जगह देख सकते हैं। वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यद्यपि हम उनके प्रति हमेशा सजग नहीं होते। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जिस जिस कमरे में आप अभी हैं, वह एक सांस्कृतिक उत्पाद है या किसी का वास्तुकलात्मक विचार, भवन निर्माण कला का परिणाम हो सकता है।
आपका कमरा आयताकार भी हो सकता है, किंतु कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ कमरे आयताकार नहीं होते। मतलब जैसे कि क्या है कि हमारे घर जैसे नॉर्मल होते हैं, पर जैसे कोई पहाड़ी इलाके हैं तो उनकी जो छत होती है वो अलग टाइप की होती है। कुछ बर्फीले इलाके हैं तो उनकी अलग छत होती है। तो वो सबके कल्चर के हिसाब से होती है। जिस कुर्सी पे हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग टाइप की हो सकती है। फिर जैसे बनाने वाले ने उसे किस एस्पेक्ट को मतलब नज़र में रख के ये चीज़ बनाई हो। विद्यार्थी जो हैं कक्षा में कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन सभी विद्यालयों में कुर्सियाँ नहीं होती। कई गाँव के जो स्कूल होते हैं उसमें कुछ बच्चे टाट-पट्टी पर बैठते हैं। तो सबका अलग-अलग एस्पेक्ट होता है और इसकी मतलब जो क्या है कि वैचारिक सबके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इसमें। या यह विचार कि जो लोग विद्यालय आते हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए या सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने पर उन्हें प्रमाण पत्र देना चाहिए। ये सबकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं कि कौन इसको कैसे समझ रहा है। जब आप अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएँगे कि मनुष्य के रूप में हम कई प्रकार के सांस्कृतिक उत्पादों की अनमोल क्रिया करते हैं और उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृति जो है एक महत्वपूर्ण ढंग से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर भी वह इस बिंदु पर यह समझने योग्य है कि जिस प्रकार संस्कृति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हम भी अपनी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। कई मानव शास्त्रियों ने इंगित किया है कि संस्कृति और मानस का एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार व्यक्ति और उनके सामाजिक परिवेश के बीच में संबंध या जो इंटरेक्शन होती है, अनून्य क्रियात्मक जो है परस्पर प्रभाव डालने वाला और इनकी अनून्य क्रियाओं के दौरान वे एक दूसरे को बनाते हैं। यह जो पर्सपेक्ट बताता है कि मनुष्य सांस्कृतिक शक्तियों का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे स्वयं एक संदर्भ बनाते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें उनके व्यवहारों का निरूपण होता है। फिर बात आती है कि संस्कृति क्या है? यद्यपि संस्कृति हर समय हमारे साथ रहती है। इसको इसको जो परिभाषित करने के लिए बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। ये बहुत कुछ भौतिकी में ऊर्जा के विचार में या फिर सोशियोलॉजी में समूह के विचार जैसा ही है। कुछ के अनुसार संस्कृति हमारे बाहर रहती है, कुछ इसका व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व है। जबकि दूसरों के अनुसार संस्कृति का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बल्कि यह एक विचार है जो लोगों के एक समूह द्वारा बनाया गया है और समान रूप से माना जाता है। संस्कृति की असंख्य परिभाषाएं साधारणतः इसकी कुछ अति आवश्यक विशेषताओं की ओर इंगित करती हैं। पहली विशेषता यह है कि संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उत्पादों को शामिल करती है जो हमसे पहले आ चुके हैं। यह मूर्त और अमूर्त यानी कि जो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों उत्पादों के बारे में इंगित करती हैं, जो किसी न किसी रूप में पहले रह चुके हैं। अतः जैसे ही हम जीवन शुरू करते हैं, संस्कृति वहाँ पहले से ही उपस्थित होती है। इसमें कुछ मूल्य होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा होती है। यह एक जीवन पद्धति जो हम में से बहुत से लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जो उस परिवेश में बड़े होते हैं। संस्कृति को इस प्रकार का संप्रतिकरण इसे व्यक्ति के बाहर की बात समझता है। किंतु कुछ ऐसी भी व्याख्याएँ होती हैं जो संस्कृति को लोगों के मन में समझती है। दूसरे प्रकार की व्याख्याओं में संस्कृति को कुछ प्रतीकों में अभिव्यक्त रूपों या अर्थों के रूप में समझा जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से लोगों में संचारित होते हैं। संस्कृति महत्वपूर्ण वर्ग बनाकर जैसे कि सामाजिक प्रथाएँ, जैसे कि विवाह करना या फिर जो उसकी जो रोल्स हैं, कि वर्ग को कैसे रोल है, वधू की क्या रोल है, उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीफ हैं, उसके आधार वाक्य के माध्यम से एक अर्थ प्रदान करती है। सीखने के लिए जैसे माँ के, बहन की जो पति की मासा है, उनको मतलब एक ऐसा क्या है कि दूसरों से ज्ञान लेने के लिए एक ढाँचा ग्रहण करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ का मीनिंग निकाल सकें। संस्कृति को हम चाहें एक स्थित यथार्थ के रूप में देखें या उसका अमूर्तीकरण करें या दोनों ही अर्थ में ले लें। यह मानव व्यवहार पर कई प्रकार से प्रभाव डालती है। मानव व्यवहार की बहुत सी ऐसी भिन्नताएँ होती हैं जो पहले जैविकीय कारणों में मानी जाती थी, उन्हें हम संस्कृति के कारण वर्गीकृत करके उनकी व्याख्या कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें मनुष्य का विकास होता है, वे समय और स्थान के कारण बहुत भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ 20 वर्ष पहले भारत में बच्चे बहुत से ऐसे उत्पादों को नहीं जानते जो आज बाल संसार का हिस्सा हैं। उसी तरह आदिवासी जो दूरवर्ती वन या पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें कभी नाश्ते में सैंडविच या पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। मतलब जिस हम कल्चर में रहते हैं, हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दूसरे कल्चर में बिल्कुल नॉर्मल है और हमें उससे अवगत ही नहीं है।
इसमें पूर्व के अनुच्छेद में हमने कल्चर या सोसाइटी का कई बार उल्लेख किया है। अक्सर दोनों का एक ही अर्थ लगाया जाता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि दोनों का अर्थ एक नहीं है। समाज लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक विशेष सीमा होती है और वे एक सामान्य भाषा बोलते हैं और उनके पड़ोसी लोग सामान्यतः नहीं समझ पाते। एक समाज एकल राष्ट्र हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। ये संस्कृति ही है जो समाज के से दूसरे समाज के मनुष्य के व्यवहारों का निरूपण करती है। एक समाज से दूसरे समाज में जो विविधताएं पाई जाती हैं, उन्हीं को संस्कृति का नाम दिया जाता है। समाज की इन्हीं विभिन्नताओं और मानव व्यवहार पर उनके प्रभाव का अध्ययन ही मनोवैज्ञानिकों की विषय वस्तु है। अतः लोगों की एक समूह जो अपनी आजीविका, शिकार और वनों में एकत्रीकरण से चलाता है, उसे जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं परिलक्षित होगी जो उन्हें समाज में नहीं पाई जाएंगी। वे कृषि उत्पादों या वेतन से अपनी आजीविका चलाते हैं। फिर आता है कि सांस्कृतिक संचरण। हमने पहले भी देखा है कि एक मनुष्य होने के नाते हम जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों प्रकार के प्राणी हैं। जैविक प्राणी होने के नाते हमारी कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति हमारी उत्तरजीविता दर को बढ़ाती है, जो हमारी सर्वाइवल रेट है उसको बढ़ाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति में हम अपने बहुत सारे अर्जित कौशलों की, जो हमें एक्वायर्ड स्किल्स हैं, उनका यूज करते हैं। हमारे अंदर अपने और दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने की एक अतिविकसित क्षमता होती है। किसी अन्य प्राणी में इस सीमा तक सीखने की क्षमता नहीं होती जितनी हम में होती है। किसी अन्य प्राणी ने अधिगम का एक संगठित तंत्र, जिसे शिक्षा कहा जाता है, नहीं बनाया है और इस सृष्टि में कोई और प्राणी इतना सीखना भी नहीं चाहता जितना कि हम सीखना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप हम कई प्रकार के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं जो मनुष्य की विशेषता है और जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं। उसकी रचना है। संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाएं हमें सांस्कृतिक व्यक्ति बनाती हैं। फिर आता है कि संस्कृतिकरण क्या होता है, ये कोई कल्चरेशन क्या होता है, वो क्या होता है। संस्कृतिकरण उस सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण के होता है। हम कुछ विचार, संप्रदाय और मूल्यों को सीखते हैं क्योंकि वे हमारे कल्चरल जो कंटेक्स्ट है उसमें हमें उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के लिए क्या सब्जी है और क्या घास पात है, क्या अनाज है और क्या अनाज नहीं है। ये परिभाषा हम उसी तरह देते हैं जिस तरह से हमें हमसे पहले अनाज या सब्जी का अर्थ बताया गया था और अधिकांश लोगों ने सहमति भी दी थी। इस तरह के इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से संचारित होते हैं और बहुत अच्छी तरह से सीखे भी जाते हैं क्योंकि वे किसी भी सांस्कृतिक समूह में जीवन का एक अभिन्न होते हैं जिन पर कभी भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाते। अधिगम के ये सभी उदाहरण कल्चरेशन कहलाते हैं। इस प्रकार कल्चरेशन उन सभी प्रकार के अधिगमों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में इसलिए घटित होते हैं क्योंकि वे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृतिकरण का मुख्य तत्व है कि प्रेक्षण द्वारा सीखना, यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना। जब भी हम अपने समाज की कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखते हैं तो वो कल्चरेशन में प्रमाणित होता है। पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा इन सारी चीजों को सांस्कृतिक निरूपण कहा जाता है। इस अर्थ में संस्कृतिकरण का तात्पर्य उस अधिगम से है जो कि हम पहले से प्राप्त हैं। हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा संस्कृतिकरण का उत्पाद है। भारतीय परिवारों में कई प्रकार की जटिल क्रियाएं जैसे भोजन बनाना प्रेक्षण द्वारा सीखी जाती हैं। इस तरह की क्रियाएं के लिए कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक नहीं है। जो भोजन बनाने के लिए कोई सुविचारित अनुदेश भी नहीं है। यद्यपि संस्कृतिकरण के प्रभाव काफी स्पष्ट दिखाई देते हैं, तथापि लोग साधारणतः इन प्रभावों के प्रति सजग नहीं होते। वे साधारणतः इस बात के लिए भी सजग नहीं होते कि समाज में सीखने के लिए क्या उपलब्ध नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष विरोधाभास को जन्म देता है कि जो लोग सबसे अधिक सुसांस्कृतिक होते हैं वे बहुधा स्वयं के निर्माण में अपनी संस्कृति की भूमिका के प्रति सबसे कम सजग होते हैं। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लोग अपने नॉलेज, स्किल्स और जो सील गुण जो ट्रेट्स हैं उनको एक्वायर करते हैं और उन्हें समाज और समूह को प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जो पूरे जीवन
विस्तृति की एक कंटिन्यूअस चलती रहती है और जिसके माध्यम से विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीके खोजता है और उसे डेवलप करते हैं। समाजीकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक सांस्कृतिक संचरण का आधार तैयार करता है। किसी समाज में इसकी असफलता उस समाज के अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। समाजीकरण का कंसेप्ट यह बताता है कि सभी मनुष्य सामान्यतः जो व्यवहार दिखाते हैं, उससे कहीं अधिक विविध प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हम एक विशेष सामाजिक संदर्भ में जीवन प्रारंभ करते हैं और वहाँ हम कुछ नियत अनुक्रियाएं करना ही सीखते हैं, दूसरी अन्य अनुक्रियाएं नहीं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यह है कि हमारा भाषिक व्यवहार है। यद्यपि विश्व की कोई भी भाषा हम बोल सकते हैं, तथापि हम वही भाषा बोलना सीखते हैं जो हमारे इर्द-गिर्द लोग बोल सकते हैं। या इस सामाजिक संदर्भ में हम बहुत सी दूसरी बातें भी सीखते हैं, जैसे कि कब इमोशन को दिखाना है, कब उन्हें दबाना है। एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने की संभाव्यता हमारे संबंधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास हमें अधिक शक्ति है, हमें समाजीकृत कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति समाजीकरण के कारक यानी जो उनके सोशलाइजेशन के फैक्टर होते हैं, वो कहे जाते हैं। ये कारक हमारे माता-पिता, शिक्षक और अन्य बड़े लोग होते हैं जिनके पास अपने समाज के तरीकों का अधिक ज्ञान है। हालाँकि कुछ खास सिचुएशन में हमारे जो मतलब कलीग्स होते हैं, उन्हें भी सोशलाइजेशन को प्रभावित कर देते हैं। सोशलाइजेशन जो फैक्टर होते हैं व्यक्ति के बीच में समाजीकरण की प्रक्रिया हमेशा सहज या संक्रमण की नहीं होती। इसमें कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में न केवल कुछ रिस्पॉन्स मतलब पनिश करने चाहिए बल्कि अन्य लोगों के बिहेवियर द्वारा प्रभावी ढंग से अवरुद्ध भी कर दी जाती है। वहीं कुछ रिस्पॉन्सेस को मतलब रिवार्ड दिया जाता है, रेनफोर्समेंट प्रदान किया जाता है ताकि वे अधिक बल अर्जित कर सकें। अतः पुरस्कार और दंड समाजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के मूलभूत साधन होते हैं। इसी अर्थ में सभी समाजीकरण में दूसरों के द्वारा व्यवहार को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि समाजीकरण मुख्यतः स्वीकृत व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए एक सुविचारित शिक्षण है, तथापि यह प्रक्रिया एक दिशा नहीं होती, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं चलती। व्यक्ति न केवल अपने सामाजिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, बल्कि वे भी उसे प्रभावित करते हैं। ऐसे समाज में जहाँ बहुत से सामाजिक समूह होते हैं, व्यक्ति उन्हीं को चुन सकते हैं जिनसे वे संबंध होना चाहते हैं। प्रवचन के बढ़ने के साथ व्यक्ति केवल एक ही बार समाजीकृत नहीं होता, बल्कि अपने जीवन विस्तृति में कई बार विभिन्न प्रकार से पुनः समाजीकृत होता है। इस प्रकार को प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण और समाजीकरण की प्रक्रियाओं के कारण हम समाजों में व्यवहारात्मक समानताएं और एक समाज से दूसरे समाज के बीच में व्यवहारात्मक भिन्नताएं पाते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में दूसरों से सीखना शामिल होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिगम में सुविचारित शिक्षण शामिल होता है, जबकि संस्कृतिकरण में अधिगम के लिए एक शिक्षण का होना आवश्यक नहीं है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य लोगों का अपनी संस्कृति के अनुसार विविध कार्यों को करना है, क्योंकि अपनी संस्कृति में कार्यों को करते रहने से अधिकांश अधिगम घटित होता है। समाजीकरण को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आसानी से शामिल किया जा सकता है। हमारे बहुत से अधिगम में संस्कृतिकरण एवं समाजीकरण दोनों ही शामिल होते हैं। भाषा अधिगम इसका एक अच्छा उदाहरण है, जबकि अधिकांश भाषा अधिगम स्वतःस्फूर्त होता है, तथापि कुछ सीमा तक भाषा का प्रत्यक्ष शिक्षण भी होता है, जैसा कि प्रारंभिक विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा में। दूसरी ओर मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा को सीखना, जैसे कि एक यूरोपियन बच्चे द्वारा हिंदी भाषा सीखना या एक भारतीय बच्चे द्वारा फ्रेंच भाषा सीखना। ये हमने देखा कि कल्चरेशन क्या होता है और सोशलाइजेशन क्या होता है। अब सोशलाइजेशन के फैक्टर कौन से हो सकते हैं? समाजीकरण के कारक। बहुत से लोग जो हमसे संबंध रखते हैं, वे हमें समाजीकृत करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग समाजीकरण कारक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे माता-पिता हैं, हमारे टीचर्स हैं या हमारे जो कलीग्स हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। या कोई भी हमारा जो नेगेटिव बिहेवियर है उसके लिए हमें पनिश किया जाता है और अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिवार्ड दिया जाता है। ये हमारे मतलब ये हमारे टीचर भी कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं, हमारे पीयर ग्रुप हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे ही मतलब स्कूल का रोल होता है, हमारे कलीग्स का भी ऐसे ही रोल होता है। या जो हम मतलब जो पब्लिक होते हैं
पब्लिक का भी ऐसा ही रोल होता है, जनसंचार का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। फिर आता है प्रसंस्कृति ग्रहण। प्रसंस्कृति ग्रहण का तात्पर्य होता है कि दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है। यह संपर्क प्रत्यक्ष, जैसे कि कोई नई संस्कृति में ट्रांसफर होता है या उसमें बस जाता है, या इनडायरेक्ट रूप से, जैसे कि जनसंचार या अन्य माध्यमों के रूप में होता है। यह ऐच्छिक, जैसे कोई विदेश उच्च शिक्षा या फिर कोई ट्रेनिंग के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए जाता है। या इनवॉलंटरी भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी औपनिवेशिक अनुभव या गुस्से में या पॉलिटिकल पार्टी में चले गए तो उसके थ्रू ऐसा हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में लोगों को कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है और वो सीखते भी हैं, ताकि वे दूसरे जो कल्चरल ग्रुप हैं के लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अब उदाहरण के लिए बात करते हैं तो भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के समय बहुत से लोगों और समूहों ने ब्रिटिश जीवन में कई जो ब्रिटिश जीवन की शैली में कई पक्षों को अपना लिया। जब भी अंग्रेजी विद्यालयों में जाना और सैलरी बेसिस पे कार्य करना, अंग्रेजी कपड़े पहनना, अंग्रेजी भाषा बोलना या अपना जो रिलीजन है उसको चेंज करना, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी उस टाइम के हिसाब से। किसी के जीवन में प्रसंस्कृतिकरण किसी भी समय घटित हो सकता है। जब वह घटित होता है तब इसमें जो उसके वैल्यूज़ होती हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर होते हैं, तो उनको वो अपने दोबारा सीखने की कोशिश करता है। कुछ उसमें नया डालता है तो कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। कभी-कभी लोग इन नई बातों को सीखना सरल समझते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। कभी क्या उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है और उसमें टाइम लगता है उन्हें सीखने में। मनोवैज्ञानिकों ने विशद अध्ययन किया है कि लोग प्रसंस्कृतिकरण के दौरान किस प्रकार मनोवैज्ञानिक तरीके से परिवर्तित होते हैं। किसी भी प्रसंस्कृतिकरण के घटित होने के लिए दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ संपर्क अति आवश्यक है। यह अक्सर कुछ द्वंद्व भी उत्पन्न करता है, चूँकि लोग लंबे समय तक द्वंद्व की स्थिति में नहीं रह सकते, वे द्वंद्व का समाधान करने के लिए कुछ युक्तियों को अपना लेते हैं और इन चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। फिर आता है कि जो प्रसंस्कृतिकरण के कारण होने वाले परिवर्तनों का आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ स्तर पर परीक्षण किया जाता है कि भई सब्जेक्टिव लेवल पे देखें तो उससे परिवर्तन बहुत है, लोगों में परिवर्तन के प्रति जो उसके क्या एटीट्यूड्स हैं, उनमें क्या चेंजमेंट आ रहा है। इन्हें प्रसंस्कृतिकरण अभिव्यक्ति यानी कि जो कल्चर है उसमें जो चेंजमेंट आ रहा है उसके प्रति उनके क्या एटीट्यूड है। या वस्तुनिष्ठ लेवल पे देखें यानी ऑब्जेक्टिव लेवल पे उनमें जो चेंजमेंट आ रहा है कि लोगों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार है या उनके जो क्रियाकलाप है उनमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, तो उस पे फोकस किया जाता है। परिवर्तन को सचेतन स्वीकृति के कुछ विश्वास के लिए आत्मनिष्ठ स्तर पर उन संकेतों का विश्लेषण करना आवश्यक है। जॉन बेरी नाम के मनोवैज्ञानिक प्रसंस्कृतिकरण पर अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए सर्वप्रसिद्ध हैं। तो जॉन बेरी जो हैं इन्होंने प्रसंस्कृतिकरण पर अपना विचार प्रस्तुत किए थे। वे तर्क देते हैं कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको संस्कृति संपर्क की स्थितियों में सभी प्रसंस्कृतिकरण ग्रहण करने वाले व्यक्तियों या समूह को सामना करना पड़ता है। पहले प्रश्न का संबंध इस बात से है कि वे किस मात्रा तक अपनी संस्कृति और अन्योन्यता को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वे अन्य सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के साथ दैनिक अन्योन्य क्रिया में किस मात्रा तक अपने आप को लगाए रखना चाहते हैं। इन प्रश्नों पर प्राप्त लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक उत्तरों के आधार पर निम्न 4 प्रसंस्कृतिकरण युक्तियाँ खोजी गई: समाकलन, आत्मसात्करण और पृथक्करण और सीमांतकरण। ये क्या होती हैं? समाकलन होता है कि वह अभिवृत्ति जिसमें दोनों ही बातों में रुचि होती है, वह अपनी मूल संस्कृति और अन्योन्यता को बनाए रखना, साथ ही दूसरे सांस्कृतिक समूह के साथ भी दैनिक अन्योन्य क्रिया करते रहना चाहते हैं। आत्मसात्करण में होता है कि वह अभिवृत्ति जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति अन्योन्यता को बनाए नहीं रखना चाहते और दूसरी संस्कृति का अभिन्न अंग बनने के लिए व्यवहार करते हैं। जैसे कि दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ का ही जो कल्चर है उसको फॉलो करना चाहते हैं। अपने जो पहले वाली आइडेंटिटी ये है या उसका जो कल्चर है उसको भुला देते हैं। फिर आता है पृथक्करण, वह अभिवृत्ति जिसमें लगता है कि लोग अपनी मूल संस्कृति को धारण किए रहना मूल्यवान समझते हैं और वे दूसरे सांस्कृतिक समूहों से अनोन्य क्रिया से बचना चाहते हैं। कि भई जैसे मैं ये यहाँ का हूँ तो मुझे यहाँ के ही कल्चर अपनाना है, बाकी और मेरे पास कोई लोग रहने लग गए हैं तो कैसा भी व्यवहार वो कर रहे हो, कैसा भी कल्चर उनका रहा हो, मैं उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं डालूँगा। वो होता है कि पृथक्करण। फिर होता है एक सीमांतकरण। यह ऐसी अभिवृत्ति होती है जहाँ अपने सांस्कृतिक अनुरक्षण के तो
की या तो संभाव्यता कम होती है या रुचि कम होती है, और दूसरे सांस्कृतिक समूह से संबंध रखने की इच्छा भी कम होती है। मतलब वो जैसा मेरा जो कल्चर है उससे भी कम रिलेशन रखना है, तो दूसरे का कल्चर है उससे भी कम रिलेशन रखना है। ये ऐसी स्थिति में लोग सामान्यतः अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे एक अत्यंत दबाव में स्थिति में बने रहते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है केवल जैविक के फैक्टर जो होते हैं, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर द्वारा ही पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो सोशियो कल्चरल का फैक्टर द्वारा व्यक्ति की बायोलॉजिकल गुणों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, जिससे एक विशेष समाज द्वारा उसके व्यवहार को विशेष रूप दिया जाता है। जैसे कि हमने पूरे भूमंडल पर समाज और संस्कृति समझातियाँ नहीं होती, अतः मानव व्यवहार भी सब जगह एक जैसा नहीं होता। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जैविक जड़ों के अतिरिक्त मानव व्यवहार की सांस्कृतिक जड़ें भी होती हैं। जीन यदि जैविक संचरण की पांडुलिपि लिखते हैं, तो मीम्स सांस्कृतिक संचरण में पांडुलिपि, यानी कि जीन जो है वो उसके बायोलॉजिकल के लिए जरूरी है, तो जो मीम्स है वो उसकी कल्चरल संचरण के लिए भी जरूरी है। जीन और मीम्स एक साथ काम करते हैं ताकि समाज में और परस्पर समाजों में व्यवहार का आंशिक रूप से समान और आंशिक रूप से भिन्न ढंगों में प्रकट किया जा सके। व्यवहार के सांस्कृतिक आधार पर को समझने से आप अनुभव करेंगे कि व्यक्तियों या समूहों के बीच व्यवहारात्मक भिन्नताएं केवल जैविक तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक गुणों के आधार पर नहीं की जाती। व्यवहारात्मक भिन्नताओं को उत्पन्न करने में व्यक्तियों और समूहों को सांस्कृतिक विशेषताओं को भी महत्वपूर्ण योगदान डालना है। हमने जो ये चैप्टर है कि मानव व्यवहार के आधार, इसमें जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसको समझा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में समझा, एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी बात की, उसके जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उन सबको समझा कि जीन्स जो है, क्रोमोसोम है। फिर हमने बात की इसकी जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको, कल्चरेशन की बात की, सोशलाइजेशन की बात की, और कि कैसे इनमें कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभाव डालते हैं, और जो मतलब लोग इसे जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो आंसर मिलते हैं कल्चरेशन के ऊपर, उन कौन कौन से एस्पेक्ट हैं उनको समझा। तो ये अब हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।